अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 27वीं तरमीम के खिलाफ मुल्कीर एहतजाजी तहरीक के सिलसिले में आज पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज किया। 27वीं तरमीम जिसमें इदारों में बड़ी ढांचा जाती तब्दीलियां मुतारिफ करवाई गई हैं, इस पर अपोजिशन जमातों की तरफ से शदीद तनकीद की जा रही है। एहतजाज में तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के चेयरमैन महमूद खान अचकज़ई, सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा और असद कैसर शामिल थे। 27वीं तरमीम की मंजूरी के बाद मुल्क के कानूनी और सहाफ़ती हलकों में यह दिलचस्प बहस चल रही है कि क्या 27वीं तरमीम के खिलाफ 2007 की तरह की वुकला तहरीक चल सकती है। किसी भी तहरीक की कामयाबी या नाकामी में उस वक्त के मारूजी हालात का सबसे बड़ा दखल होता है। 2007 में जब उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को मुस्ताफी होने पर मजबूर किया गया और उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया, तो उस वक्त परवेज मुशर्रफ को इख्तिदार में 8 साल हो चुके थे। उनकी हुकूमत सही मायनों में जमहूरी नहीं थी। मुशर्रफ की दाखिला और खारजा पॉलिसीज के खिलाफ मुल्क भर में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते थे। उस वक्त की तमाम छोटी बड़ी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मजहबी जमातें मुकम्मल तौर पर वुकला तहरीक की हिमायत में उतर आईं। वुकला तहरीक में वुकला की अक्सरियत के साथ साथ मीडिया, सिविल सोसाइटी, दानश्वर, तालिब इल्म भी इस तहरीक का हिस्सा बन गए। इफ्तिखार चौधरी को पाकिस्तान की बार से जबरदस्त सपोर्ट मिल रही थी। मुल्क भर में इस तहरीक को अदल इंसाफ और जमहूरियत की बालादस्ती के साथ देखा जा रहा था। उसी साल जुलाई में इफ्तिखार चौधरी की सुप्रीम कोर्ट से बहाली से साबित हो गया कि जजेस की अक्सरियत भी इफ्तिखार चौधरी के साथ है। नवंबर 2007 में मुशर्रफ की इमरजेंसी और पीसीओ से फिर अदलिया की आज़ादी सल्ब हुई, मगर मार्च 2009 में सियासी दबाव पर पीपल्स पार्टी हुकूमत ने जजेस को बहाल कर दिया। इस तहरीक के मकासद को उस वक्त नुकसान पहुंचने लगा जब अदलिया की तरफ से इंतजामी मामलात में भरपूर मुदाखलत शुरू हो गई। मुंतखब वज़राए आज़मों को अदालती फैसलों से घर भेजने की नज़ीरें बनने लगी। बैनुल अक़वामी माशी मुआहिदों को कलअदम करार दिया जाने लगा। अपने आप को मजबूत बनाने के लिए दबाव के जरिए 19वीं तरमीम मंजूर करवाई गई। अपनों को करप्शन पर रिलीफ मिलने लगा और दूसरों के खिलाफ जरूरत से बढ़कर सख्त रवैये इख्तियार किए जाते रहे। अदालतों में केसेस के बैकलॉग में इजाफा होता रहा और सो मोटोज भी बढ़ते रहे। यूं वुकला तहरीक को लीड करने वाले भी ये कहते पाए गए कि ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे। अब क्या सूरत हाल है? आज मुल्क में सदर और वजीर आजम दोनों मुल्क की बड़ी सियासी जमातों के लीडर्स हैं। आज किसी जज पर इस्तीफे या रेफरेंस के लिए दबाव नहीं है। 27वीं तरमीम एक मुंतखब पार्लियामेंट ने मंजूर की है और सबसे बढ़कर 2007 के तजर्बे के बाद सिविल सोसाइटी और अवामी हल्के भी क्या अपोजिशन इत्तेहाद के नारों पर यकीन करेंगे? तो फिर ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि 2025 के मारूज में 2007 जैसी तहरीक की गुंजाइश निकल भी सकती है या नहीं। इसी पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, इफ्तिखार अहमद और जैगम खान साहिब। आप सभी के लिए प्रोग्राम का सवाल। ऑपोजिशन का एहतजाज, क्या 27वीं आईनी तरमीम 2007 की वुकला तहरीक जैसी तुग़यानी को जन्म दे सकती है या ये सिर्फ सियासी मंजरनामे पर रौनक लगाने की कोशिश है? जैगम साहब, 2007 में अदल की जंग के नारों पर लब्बैक कहने वाले वुकला हों, सियासी जमातें हों, सिविल सोसाइटी हो या फिर दानश्वर तबकात हों, सबके सब जिस तरह जुड़े और चले, 16 साल में अदालती इंसाफ का जो मेयार हमने देखा या जो कुछ हमें मिला, अब तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन के नारे क्या वो सहर जगह पाएंगे? क्या अब वो प्यास मौजूद है? क्या उस तरह की सूरत हाल या मारूज वो ताउन देता नजर आता है? 2007 में और इस वक्त में सबसे बड़ा फर्क ये है कि 2007 में अदलिया से अवाम को उम्मीदें थी और 2025 में उम्मीदें नहीं है, बल्कि कोई उम्मीद नहीं है। मुझे तनकीद से तो इत्तफाक है, लेकिन मुझे ये बताइए आज अवाम क्यों निकलेंगे? वो आज़ाद अदलिया 20वीं तरमीम के नतीजे में वजूद में आई थी और वुकला तहरीक के नतीजे में वजूद में आई थी। देखिए, पोस्ट इफ्तिखार अदलिया इट वाज अ डिजास्टर। उसने जो जुडिशल एक्टिविज्म के नाम पे पाकिस्तान के साथ किया, उससे अवाम को क्या मिला? उससे जमहूरियत को क्या मिला? आजादी के नाम पे जिस तरह की पावर ग्रैब हमने देखी, ताकत की छीना झपटी देखी, जिसमें अदलिया आगे आगे थी एक एलीट ग्रुप के तौर पर, अदलिया के तौर पर नहीं, थर्ड पिलर के तौर पर नहीं, बल्कि एक एलीट ग्रुप के तौर पर वुकला के साथ मिलकर।
उन्होंने ऐसा निज़ाम बनाया, खास तौर पे 19वीं तरमीम जो जबरदस्ती करवाई गई इफ्तिखार चौधरी साहब की तरफ से, कि अदलिया खुद को खुद मुंतखब करेगी, सेल्फ सेलेक्टेड ग्रुप होगा और अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद करेगी। अब खुद को खुद मुंतखब करने का क्या मतलब था कि लाहौर का एक चैम्बर या 1.5 चैम्बर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब कहलाएगा, वहां से आएंगे जजेस। और खुद एहतसाबी का मतलब था कि अदलिया एहतसाब से बरी होगी, ना उसका पार्लियामेंट एहतसाब कर सकता है, और खुद तो उन्होंने क्या एहतसाब करना। एक नई जुरिस्प्रूडेंस वो लेकर आए। 58(2)B को उन्होंने नए नाम से, नई तशरीह से ही जिंदा कर दिया। वज़राए आज़म को 25 करोड़ लोगों के मुंतखब वज़ीर आज़म को कान से पकड़ कर निकालने लगे। मुंतखब नुमाइंदों को तौहीन के नाम पर उठाकर बाहर फेंकने लगे। झूठी दरखास्तों पर सुओ मोटो लेकर एक अजीब गदर उन्होंने मचा कर रख दिया। 50-50 हजार केसेस पड़े हुए थे अदालतों में, और ये जाकर डैम बना रहे थे और अस्पतालों को चेक कर कर हुकूमतों को जलील करने की कोशिश कर रहे थे। अपने मफादात, अपने प्लाट, अपनी नौकरियां। एक चीफ साहब वो थे जिनका बेटा 1 अरब रुपया एक प्रॉपर्टी टाइकून से लेकर पकड़ा गया। एक चीफ साहब दूसरे थे जिनका बेटा एक पार्टी की टिकटें बेचता हुआ पकड़ा गया। बिल्कुल ऐसा। तीसरे चीफ साहब वो थे जिनका दामाद जो है वो सीनियर वजीर बनकर जो है वो हुकूमतें चला रहा था। ये सब अवाम ने नहीं देखा। बिल्कुल देखा। क्या अवाम फिर नारा लगाएंगे कि असली मुंसिफ फिर आएंगे? तो असली मुंसिफों का वो नजारा कर चुके हैं, जो माँ जैसी देख चुके हैं, माँ जैसी रियासत असली मुंसिफों के हाथ में देख चुके हैं, वो फिर खड़े होंगे? क्या उस फाल्स डॉन की तलाश में जाएंगे जो आपने कहा वो दाग दाग उजाला जो उन्होंने देखा? अफसोस है हमें बिल्कुल अफसोस है कि पाकिस्तान के जो मुंतखब लोग हैं उन्होंने एक इतने अहम पिलर को, अदलिया को अंडरमाइन किया। लेकिन क्या मुंतखब लोगों ने अदलिया को मारा है या अदलिया ने खुदकुशी की है? yes, अब पहले ये फैसला तो कर ले। देखिए, और अवाम साफ आजादियों के लिए खड़ा होना पड़ेगा, जद्दोजहद तो करनी पड़ेगी। लेकिन इस वक्त वो प्लेटफॉर्म, वो नारा, ये बैनर नहीं है। ठीक हो गया। ये बैनर जो है तार, इस बैनर को, इस परचम को अदलिया खुद तार तार कर चुकी है, वकला खुद तार तार कर चुके हैं। दुरुस्त हो गया, दुरुस्त हो गया। वेरी वैलिड पॉइंट कि यहाँ पहुंचे हैं तो क्यों पहुंचे हैं। हसन निसार साहब, जो अपोजिशन इस वक्त एहतजाज कर रही है और 27वीं तरमीम को लेकर जिस तरह से एक है कि वो सूरत हाल गालिबन बन जाए या शायद वो चीज़ें मिल जाएं जिस तरह एक वकला तहरीक शुरू हुई 2007 में, आपको लगता है कि वो मामला अब बन सकते हैं या सिर्फ एक सियासी मंजरनामे पर रौनक लगाने की छोटी सी कोशिश है, इससे ज़्यादा कुछ ना हो पाएगा? जो मेरे सामने लिखा हुआ है वही सारा रिपीट किया है, इसलिए आपके साथ मेरा झगड़ा बनता है आज। हाँ। जिसका आगाज़ मैं करूँगा अपने फेवरेट जैगम साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है। अच्छा, आपके जो फरमूदात थे इंट्रो में, उसमें था परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत मुकम्मल तौर पे जमहूरी नहीं थी। पाकिस्तान की सिर्फ एक हुकूमत ऐसी मुझे बताएं जो जमहूरी हो। जमहूरियत का मतलब ही नहीं पता। आगे चलें। अच्छा, वकला तहरीक की जब पैदाइश हुई है तो दाई कौन सी, दाया कौन थी? तीसरी बात, ये जैगम साहब ने इसकी तरफ जो इशारा किया है उससे तो मेरे ताल्लुकात बिगड़ते बिगड़ते बच गए थे। एतजाज़ हसन अब से नहीं, 50 साल से, इज लाइक एन एल्डर ब्रदर, उनका एक कज़न मेरा क्लास फेलो था, ये वो वगैरह वगैरह। वो उस ज़माने में गाते फिरते होते थे रियासत होगी माँ के जैसी। मैंने एक बड़ा नेस्टी कॉलम लिखा पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार में और कहा नहीं, रियासत सौतेली माँ के जैसी होगी। उससे पहले भी यही था, आज भी यही है, आइंदा भी यही होगा। अच्छा, रह गई अब आपका सवाल, तहरीक वकला की हो या फकरा की, फकीरों की, गदागरों की, भूखों की, नंगों की, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन आम आदमी की सफरिंग्स और जज्बाती, ज़हनी, नफ्सियाती अबतरी सातवें आसमान को छू रही है। मेरा कोई ज़ाती अखबार नहीं है। पिछले 1 दिन की अखबारी रिपोर्ट्स वो आप लोगों की नज़रों से नहीं गुजरती होंगी, चूँकि ये 27वीं तरमीम वगैरह बड़ी आम है।
भाई ने बहन को, सगी बहन को, बेटे ने मां को, सगी मां को, छोटे भाई ने बड़े भाई को, सगे भाई को, और मुजारे ने जिम्मेदार को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। ये बिल्हाम नहीं है, खबरें हैं, कल के अखबार उठा के देख कह रहे हैं आप। 27वीं और सियासी मंजर की रौनक जो है ना, वो जो आपने कहा ना रौनक लगेगी, ये रौनक इसके सामने कुछ भी नहीं। जिस रौनक का मुझे खौफ और खदशा है। हसन निसार साहब, मैंने इसलिए पूछा कि वुकला तहरीक ने अर्न किया था, 19वीं तरमीम भी अर्न की थी इंसाफ डिलीवर करने के लिए, मगर जो हुआ उसके बाद अगले 16 साल वो सबके लिए एक तमाशा है। वो सियासत से लेके, मैं अब ये कह रही हूँ कि जो अपोजिशन एहतजाज करके वैसी कोई तहरीक समझ रहे हैं बना पाएंगे, क्या दुरुस्त दाव खेल रहे हैं या गलत दाव खेल रहे हैं? अब बात सुने, पहली बात यह है, हमारे यहाँ लफ्ज भी बड़े तरह इस्तेमाल होते हैं। अवाम की उमंगों की तर्जुमानी, क्या तर्जुमानी की थी सैगुन साहब ने अभी बताया नहीं। बाद में जो किया मैं एग्री कर रही हूँ उसके साथ। हो भी गया तो क्या होगा? मैं ये कह रही हूँ 7-8 में जिस तरह सिविल सोसाइटी सब जुड़ गए, उसने मुल्क को बद से बदतर की तरफ धकेला। दुरुस्त कह। अब ये हो जाए ना हो जाए, मैं जिन चीजों को पॉइंट आउट कर रहा हूँ उनके लिए दानिश्वरों के पास वक्त नहीं होता। किसी माँ ने बेटे ने मारता, किसी भैनू मारता, फलानू, ये हमारे नजदीक ये इश्यूज नहीं है। लोग नॉर्मल नहीं रह गए, अब ठीक हो गया। ये साईं लोग नीम पागल से हो रहे हैं, सही, उससे बचो। हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया। 25, 26, 27 करोड़ भूखा, बेआसरा, दुरुस्त, अनप्रोटेक्टेड। जी शहजाद साहब, 2007 में मुशर्रफ का 8 साल इख्तिदार जमहूरी क़ुव्वतों को मुत्तहिद कर गया था जब वो ख़त्म हुआ। आज पीटीआई की अपनी हालत कमज़ोर है, सियासी तौर पर बयानिया कमज़ोर हो रहा है। क्या आज का सियासी तनाजुर किसी बड़े इत्तेहाद को जन्म दे सकता है? क्या मारूस सपोर्ट करेगा किसी तहरीक को? अच्छा, पहली बात तो यह है कि 2007 की वकला तहरीक के पीछे कौन था? कभी इसकी भी हमने खोज लगाने की कोशिश की है या उसको हमने छोड़ दिया एक हल्का सा इशारा दे के, या उस वक्त भी एक इशारा मिला था और फिर छोड़ दिया गया? किसी ने थपकी दी थी कि कोई बात नहीं, लगे रहो, हम इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कर लेंगे। वो कौन था? कर दें आज, इशारे तो बहुत। मैं कह तो रहा हूँ, अभी हसन साहब ने आपको जिक्र किया ना, तो बात इसको भी थोड़ा सा ध्यान में ले आना चाहिए कि उस तहरीक के पीछे कौन था। बहरहाल उसको छोड़ें। अब मैं आपके सवाल को बहुत सीरियस लेता हूँ, बहुत अच्छा बड़ा सीरियस सवाल है, मैं इसको सीरियसली डील करने की कोशिश करूंगा। मैंने सोचा अपने दिमाग में कि अच्छा, क्या तहरीक के लिए मुहर्रिकात कितने होते हैं, कितने मुहर्रिक होने चाहिए एक मुआशरे के अंदर? मुझे पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर 6 मुहर्रिकात नजर आए जो कि किसी तहरीक का बायस बन सकते हैं या किसी तहरीक को जन्म दे सकते हैं। अवाम पहला, इर्रेलेवेंट कब के? 1947 के बाद, मेरा ख्याल है 1950 के बाद तकरीबन इर्रेलेवेंट हो चुके। अवाम का तो है सही मुहर्रिक, लेकिन अब उन्हीं किसी गिनने में आते। उसके बाद आ जाए अशराफिया। अशराफिया ताकतवर के साथ खड़ी है, ताकत के साथ खड़ी, ताकतवर के साथ ही ताकत के साथ खड़ी है अशराफिया, इसलिए वो भी नहीं है। वरना उनके अंदर भी थोड़ी बहुत कोई वो पैसा लगाते हैं, कुछ करते हैं जिससे तहरीक का कोई बायस बनता है, मुहर्रिक बनता है। ब्यूरोक्रेसी, यानी कहीं ना कोई आवाज कहीं आती है, कोई ऐसा असूल पसंद ब्यूरोक्रेट खड़ा हो जाता है कहीं ना कहीं पे, उसकी कहानी निकल आती है, कोई बात बन जाती है। वो ब्यूरोक्रेसी गए सदियां दहाइयां गुजर गई, वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी हुई है आपके निजाम के। 3 चीजें रह गई, सियासत, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट। 6 टोटल मुहर्रिक बनते हैं। तो अब सियासत, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट, ये 3 रह गए। अदलिया का जो हाल सियासी तरमीम ने किया है और वकला की तंजीमें जिस खूबसूरती के साथ उनको डिवीजन लाई गई है, थोड़ा सा सफर पीछे चले जाएं 2008 से पहले का, जब एक कोर्ट के केसेस के अंदर किस तरीके से एक पार्टी के मामलात जाते थे वगैरह वगैरह, वो मतलब सारी कहानी हमारे सामने है। पायजी साहब के ज़माने की कोर्ट की बात कर रहा हूँ, उससे पहले भी चले जाएं, बहुत सारे लोग उसको भी कोर्ट करेंगे साकिब निसार के टाइम से। लेकिन एक डिवीजन क्रिएट होना शुरू हो गई है, एक ऐसी पोलराइजेशन क्रिएट हो गई है कि वो बार या वो जो वकला जो थे जो इकट्ठे हो जाया करते थे, हाँ गालिबन उस वक्त शायद मिलिट्री के खिलाफ होना होता था, फौज के खिलाफ, डिक्टेटर मुशर्रफ उसके खिलाफ खड़ा होना, शायद इस वजह से सब इकट्ठे हो जाते थे। वो जब मास बनता था तो अवाम उसका हिस्सा बन जाया करते थे। अवाम बजाते खुद खड़े होकर पहले कभी नहीं निकले और ना ही निकलना चाहिए उनको, क्योंकि जो उनके लीडरान हैं वो तो इन 4-6 जगहों पे फंसे बैठे हैं। तो इसलिए
तो वो तब निकलेंगे जब, तो उस वक्त शायद निकल आए थे, उनके साथ मिल गए थे और एक तहरीक बन गई थी जिसका नतीजा वो निकला जो निकला हमारे सामने। प्रॉब्लम ये है कि आज वो अदलिया टूटी हुई है आपस में, जो बेंच है वो भी टूट गया है, बल्कि उसके तो टुकड़े टुकड़े हो गए, जो बार है उसके भी हिस्से हो गए, बखरे हो गए, और वो भी अब सब के सब पोलराइज्ड हो गए। तो वो जो एक यकजहती थी उसके अंदर एक तहरीक क्रिएट करने की खत्म हो गई। क्या खूबसूरत बात है कि सियासत और एस्टैब्लिशमेंट दोनों आज एक ही पेज पे हैं, और इसलिए आपको किसी तहरीक की कोई वजह नजर नहीं आती। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये जो सारी बातें हैं इसका कोई असर कहीं पे भी नहीं हो सकता। देखिए, हमें सोचना चाहिए कि क्या हमारी पॉलिटिक्स जो सियासत है वो किसी जमहूरी ना भी हो, जमहूरी अंदाज की भी रह गई है या नहीं रह गई। तो हम आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ सफर को जा रहे हैं। शायद सोचने वाले पाकिस्तानी ऐसे होंगे जिनको ख्याल करना पड़ेगा कि हमने सियासी निजाम का क्या करना है, इसको किस नहज पे लेके जाना है, वरना जिस नहज पे चल रहा है, अच्छी बात है एस्टैब्लिशमेंट और सियासत को, हुकूमतों को एक ही साइड, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत को एक तरफ होना चाहिए। जहां एस्टैब्लिशमेंट और सियासत एक पेज पे आ जाए या एक तरफ हो जाए, एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत एक होती है, लेकिन सियासत और एस्टैब्लिशमेंट एक हो जाए तो फिर उसके बाद मुश्किलात मेरा ख्याल में ज्यादा होना चाहिए। दुरुस्त हो गया, वेरी वेल सेड। इफ्तिखार साहब, अगर अदलिया ने 16 साल में बेटों की करप्शन और सियासतदानों की करप्शन को एक नजर से देखा होता, वुज़राए आजम को छुट्टी ना इस तरह कराई होती, अपनी अना में नेस्ला टावर ना गिराए होते, या फिर सो मोटो को आवाम की बहबूद के लिए इस्तेमाल किया होता, या एक्सटेंशन के लिए कानूनी रास्ते ना दिखाए होते, तो क्या कोई हुकूमत आज इस तरह की 27वीं तरमीम कर सकती थी? और अगर कर लेती तो क्या फिर उस तहरीक को पजीराई ना मिलती? जरूरत ही ना पड़ती। अगर वो जो वादे किए थे वहाँ जैसी होती तो ये ज़रूरत ही ना पड़ती, आज पाकिस्तान आगे गया होता। आपने हर चीज़ में तो अपने आप को इस्तेमाल किया 184.3 को, 184.3 जो मर्जी आई आपने किया। आपने बिल्डिंगें गिरवा दी हैं, ये हमारे डेवस रोड के ऊपर एक बिल्डिंग को गिरवा दिया गया, 7 वाली बिल्डिंग को नहीं गिरवाया गया। वो फिरोजपुर रोड के ऊपर 2 बिल्डिंगें अपाजों की तरह खड़ी हैं, उनके दरो दीवार बताते हैं कि क्या फैसले हुए। ऐसे तो नहीं चल सकता ना। आप सेलेक्टिव कर रहे थे इंसाफ, और सेलेक्टिव इंसाफ का नतीजा निकल गया। और मेरे दोस्त जैगम ने तो आपको नाम भी बता दिए जिन लोगों के। और एक सवाल और उठाया गया शहजाद साहब की तरफ से। शहजाद साहब, ऐसा हुआ कि एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक चीफ जस्टिस को बुलाया अपने साथ मुलाकात के लिए और कहा कि भाई तुम्हारे बारे में पेशावर से शिकायत आ रही हैं, क्या है। ये कह के वो मीटिंग ख़त्म होगी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस वक्त का चला गया। लेकिन वो उस मीटिंग की तस्वीर उस वकूए के बाद कुछ मिनटों में ही टेलीविज़न स्क्रीनों के ऊपर आ गई। सर, वो सदर पाकिस्तान भी थे। कौन लेके आया? क्यों कौन लेके आया? ये है वो आपके सवाल का जवाब। तो ये निज़ाम था। और जो वादे किए गए थे, अगर वो वादे पूरे हो जाते, मैं तब भी चीखता था कि भाई इंसाफ शुरू होगा मजिस्ट्रेट और सिविल जज की अदालत से। सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपीलेट कोर्ट है, करोड़ों रुपया फीसें लेते हैं। और ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही जैगम ने कि एक ही चैम्बर से सुप्रीम कोर्ट पूरी की पूरी आ गई। यानी अगर मेरा चैम्बर है तो मैंने सारे अपने जूनियर्स को हर जगह पे फिट कर दिया। तो उसका नतीजा ये निकलना था जो हुआ है। और मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये जो आप फिक्र का है कि आज सियासत और इस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी हो गई है, बिल्कुल सही है मौजूदा सूरत हाल में। सो फिर ये सवाल जो है कि अपोजिशन का एहतजाज, पहली बात है ये अपोजिशन एहतजाज कोई कर ही नहीं रही। दूसरा बात है, क्या 27वीं तरमीम 2007 के वकला तरीके से तुग़यानी को जन्म दे सकेगी? तुग़यानी तो एक बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया इस फिक्रे में, वो तो कुछ भी नहीं कर पाएगी। आज मैंने दोनों वाक़यात को देखा जो उन्होंने मार्च करना था फ्रॉम द पार्लियामेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, वो मैंने देख लिया। और फिर मसला है कि लोगों के मसाइल कुछ और हैं। लोगों के मसाइल हैं गुर्बत के, बेरोज़गारी के, जॉब ना होने के, सेहत की सहूलतें ना होने से, उनके मसाइल ये हैं। उनके मसाइल से ये जो जितने लोग करोड़ों रुपए ये जो फीसें लेते हैं, इनका क्या ताल्लुक है उन मसाइल से? और मेरा ये सवाल है कि किसी भी वकील ने कभी भी आवाम के किसी भी ऐसे केस को बगैर फीस के अदालत में लेके गया जब वो 184.3 जिंदा थी?
जब इंसानों के आम आवाम की परेशानियों को ले जाया जा सकता था। ये सारे जो हीरो बने हुए हैं तहरीक के, क्या इन हीरोज़ ने कभी भी आवाम के मुतालबात के ऊपर अज खुद नोटिस का इस्तेमाल करते हुए वकील के तौर पर पेश हुए सुप्रीम कोर्ट में? उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट को कि जनाब लोगों के साथ ये बीत रही है। कौन सा वकील गया? किस वकील ने ये काम किया? किसी ने नहीं किया। तो अवाम इतने बेवकूफ़ नहीं है, अवाम सारी बात को समझते हैं। और ये जो जदोजहद है, ये मैं नहीं समझता ये कोई नताइज लेके आएगी। अलबत्ता एक बात अच्छी शायद हो जाए कि इसके वजह से 28वीं तरमीम में कुछ ऐसे फैसले हो जाए जो मेरी ख्वाहिशात के करीब, थोड़ा सा करीब हो। मेरा जो सफ़र है, जो 76 साल से मैं जो कर रहा हूँ, उसमें मैं जो बददिल हो रहा हूँ, मेरी बददिली को कम करने के लिए इन लोगों के दबाव की बिना पे जो अगली तरमीम आए उसमें शायद कुछ ऐसी चीज़ें हों जिस पे हम कह सकें कि अब एक स्टेप हम जमहूरियत, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। आप उम्मीद, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि कराची में होती MQM और पीपल्स पार्टी की सियासत कब तक शहर कीमत अदा करेगा। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। विफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि आने वाले महीनों में MQM की बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक़ तरमीम आएगी और असेंबली में मंजूर भी होगी। 27वीं तरमीम के मौके पर बारगेनिंग नहीं की। MQM की जानिब से आईनी तरमीम का बिल असेंबली में पेश किया गया था। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि विफाकी हुकूमत ने हमसे अपील की कि अभी इस मामले को रोक दें। MQM चाहती तो ज़्यादा वजारतें और मुरादें मांगती। हुकूमत में जाने के लिए यकनिकाती बल्दियाती आईनी तरमीम बिल को सपोर्ट करने की शर्त रखी। मुस्लिम लीग नून ने हमसे इस पर मुआहिदा किया है। विफाकी वजीर का कहना था पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम में हमारे बिल को कबूल करने को तैयार नहीं थी। आइंदा जो आईनी तरमीम आएगी उसमें यह बिल शामिल होगा। हमने सोचा था कि अगर ये बिल काबीना में डिस्कस नहीं हुआ तो हम इस्तीफा देंगे। दूसरी तरफ सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि सिंध की तकसीम मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। सिंध कोई केक नहीं है कि इसको बांट दिया जाए। शर्जील मेमन का कहना है कि 27वीं तरमीम के एजेंडे में बल्दियात का जिक्र था ही नहीं। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट में 27वीं तरमीम के निकात बयान किए थे। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल को जवाब देते हुए शर्जील मेमन का कहना था कि बानी MQM के पैरोकार उन्हीं की तरह मुल्क तोड़ने की बातें करेंगे। मुत्तहिदा अपनी मुर्दा सियासत में जान डालना चाहती है, वो हर वक्त इख्तिदार में रहना चाहते हैं। शर्जील मेमन ने कहा कि MQM की बातें एक कान से सुने, दूसरे से निकाल दें। MQM की सियासत के तमाम हथकंडे खत्म हो चुके। पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान बल्दियाती निज़ाम को लेकर इख्तिलाफात कोई नई बात नहीं। एक जमात की सियासत के लिए फाल बल्दियाती निज़ाम नागुज़ीर है तो दूसरी जमात 17 साल से हुक्मरानी के बावजूद सूबा सिंध में निचली सतह पर इख्तियारात देना ही नहीं चाहती। कराची में भरपूर सियासी हिमायत न होने के बावजूद पीपल्स पार्टी इस शहर पर भी अपना कंट्रोल चाहती है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि MQM और पीपल्स पार्टी के इस इख्तिलाफ की कीमत पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कब तक अदा करता रहेगा। खित्ते में कराची जैसे पोटेंशियल रखने वाले मेट्रो शहर बल्दियाती निज़ाम के बायस कहां से कहां पहुंच गए, मगर भी बुनियादी ज़रूरियात के लिए एक फाल शहरी निज़ाम का इंतजार कर रहा है। इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। सवाल इस तरह से, MQM बल्दियाती इख्तियारात की तलबगार, पीपल्स पार्टी सूबाई इख्तियारात की अलंबरदार, एक की सियासत दूसरे का खसारा। क्या कराची यूं ही इस इख्तिलाफ की कीमत अदा करता रहेगा? जैगम साहब। आयशा, आपने गोस्ट स्कूलों का तो सुन रखा है ना? जी बिल्कुल। तो MQM कुछ उस तरह की गोस्ट पार्टी है जो है भी और नहीं भी। वो क्या शराइत रखेगी और क्या धमकियां देगी, उसे जो तनख्वाह मिल रही है उस पर काम करती रहेगी। लेकिन बात तो वो ठीक कर रहे हैं और ये बात सिर्फ कराची की नहीं है, पूरे पाकिस्तान का अलमिया है। एक मजबूत लोकल गवर्नमेंट ना होने की कीमत पाकिस्तान का हर शहरी दे रहा है, पाकिस्तान का हर शहर दे रहा है, पाकिस्तान की गवर्नेंस दे रही है। इसको पाकिस्तान की हर सड़क भुगत रही है, हर स्कूल, हर अस्पताल, हर नाली भुगत रही है। देखिए, पंजाब ने जो करारदाद पेश की वो बहुत अच्छी करारदाद थी कि लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम को आइन का हिस्सा बनाए। भारत में भी यही तरीका निकला था। लोकल गवर्नमेंट कोई मजबूत और रिलायबल मुस्तकिल सिस्टम बना था। 1992 में उन्होंने 2 आईनी तरमीमें की, 73 और 74। इन 2 तरमीमों के जरिए से उन्होंने लोकल गवर्नमेंट को अपने आइन का हिस्सा बनाया तो लोकल गवर्नमेंट मजबूत हुई। अब हमारे यहाँ आइन में इन्होंने लिख तो दिया, 140A में लिख दिया कि जी सियासी, इंतजामी, माशी जिम्मेदारियों को डिवॉल्व किया जाएगा, नीचे अवाम तक पहुंचाया जाएगा।
लेकिन किया कुछ भी नहीं, रेजिस्ट किया। खुद तो सूबों ने इख्तियारात ले लिए, ताकत ले ली, पैसे ले लिए, वसाइल ले ली, लेकिन आगे अवाम को देने को तैयार नहीं है। उसके लिए आईनी सेफगार्ड के अलावा कोई हल नहीं है। एक वाज़े डेवोल्यूशन फंक्शन जिसमें लिखा हो कि क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी, किस तरह के इलेक्शन होंगे, किस तरीके से रेगुलर होंगे, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन किस तरीके से चलेंगे, किस तरीके से वो वसाइल को तकसीम करेंगे, उसका वाज़े एक फार्मूला मौजूद हो, बजट बनाने की भी अथॉरिटी हो, अपने रिसोर्सेज जमा करने की अथॉरिटी हो। ये सब कुछ जब तक नहीं होगा तो ये चलता रहेगा। और ये जो हमारी ये शराफिया है, ये नहीं चाहती कि इनके हाथ से वसाइल निकलकर उन लोगों तक पहुंचे जो इनके ढोलों के आगे नाचते हैं। ठीक हो, मुक्तदर हो गए तो फिर इनका क्या बनेगा। दुरुस्त। शहजाद साहब, शजील मेमन साहब कह रहे हैं कि एमके मुल्क तोड़ने वाली सियासत कर रही है। इंतजामी सूबों का मुतालबा या बल्दियाती निज़ाम का मुतालबा करना मुल्क तोड़ने की सियासत करार देना भी चाहिए? और क्या आप समझ रहे हैं कि एमक्यूएम की भी सर्वाइवल इसी में है और इसीलिए उनकी जोर इस पर ज्यादा है? देखिए, मैं तो कहता हूँ एमक्यूएम सियासत कर ही नहीं रही। अगर वो एमक्यूएम सियासत कर रही होती तो आज कराची का वो हाल ना होता जो है। अब हम अवामी तहरीक की बात कर रहे थे। अगर कराची वाले और एक मिडिल क्लास की पार्टी और वो एमक्यूएम जिसकी एक तारीख इस किस्म की है, जो कि और उनकी लीडरशिप पे भी मौजूद अपनी जगह पे, यही सारे नाम थे ना जो उस वक्त भी थे। तो अगर वो उस वक्त कराची को अपने तौर पे एक पैगाम के ऊपर, एक किसी सोच के ऊपर रुकवा सकते थे, चला सकते थे, कुछ कहीं पे भी ले जा सकते थे, वो आज वो कराची किधर है? वो आवाम तो वही है, लेकिन लीडरशिप वाली नहीं है। लीडरशिप वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये नहीं कि वो वहां से बानी कॉल देते थे, अल्ताफ साहब कॉल देते थे जिसकी बुनियाद पे, नहीं, ये सब उसके अंदर इन्वेस्टेड थे। आज इनकी इन्वेस्टमेंट क्या है? वजारतों के अंदर दो या तीन वजारतों के अंदर एमक्यूएम ने अपनी सियासत दफन कर दी। तो इसलिए एमक्यूएम को ये बात करने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। बाकी कराची का जो हाल है वो सिर्फ कराची सड़कों और इमारतों का नाम नहीं है, अवाम का नाम है। अवाम सफर करते हैं। और क्या ये सिंध के अवाम सफर कर रहे हैं, सिर्फ कराची के सफर कर रहे हैं? मेरा अपना ख्याल यह है कि सियासी लोगों को, सियासी सोच को और सियासत को मुख्तलिफ अंदाज से अपने आप को सोचने की जरूरत है। और अगर हम उन्हीं जगहों पर रहे जहां पे शजील मेमन हमें यह बताएंगे कि कोई माई का लाल ये सूबे को ब्रेक, तो अगर नहीं कर सकता तो फिर बल्दियाती निजाम ले आओ, वरना आवाजें उठती रहेंगी कि सूबे को छोटा करो, पंजाब से लेके पूरे पाकिस्तान के अंदर। अगर आप सूबों को नहीं तोड़ना चाहते और छोटा नहीं करना चाहते तो बल्दियाती निजाम को आगे लेके आइए, जो कि वो नहीं करना चाहते। और इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि कोई पैरेलल ऑल्टरनेट आवाज ही नहीं है सिंध के अंदर। इंतजार कीजिए जेनजी का सिंध के अंदर। मेरा नहीं ख्याल कि उससे पहले कुछ काम होगा। ठीक हो गया जी। ब्रेक के बाद हसन साहब और इफ्तिखार साहब की राय। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। हसन निसार साहब, इन दोनों जमातों के दरमियान ये जो इख्तिलाफ है ये आज से नहीं, अब तो दहाइयों से मामला और मसला ऐसे ही खड़ा है और कराची सबसे बड़ा शहर है। क्या फाल शहरी हुकूमत मिल भी पाएगी? ये जंग इन दोनों के बीच ऐसे ही जारी रहेगी? अच्छा देखें, इसको छोड़ें, पहले शजील मेमन की तरफ चलते हैं। चलिए। उसने केक वाली मिसाल दे के अपने चेहरे से नकाब उतार दिया। काका, केक बांट के खाने के लिए होता है। सही कह रहे हैं। कमाल का जुमला बोला है। अच्छा, अब चलते हैं आगे। ये बात बाद में करते हैं। पहले असल बात यह है कि सूबों, बल्कि कई मुल्कों से भी बड़े इतने ह्यूज सूबों जिन्हें मैं राजवाड़े और रियासतें कहता हूं, इनके बारे में सोचो पहले, वरना तुम्हारा बल्दियाती निज़ाम भी ज़ेरे ज़मीन ही रह जाएगा और इख्तियारात भी उसी के बाद ही नतीजा खेज होंगे। ये याद रखना। ये जो ऊपर फनियर बैठे होते हैं ना, अजदहे, ये नीचे उनके कमियों की एक लौट होगी। सही कह। यानी जगहों को निचली सतह पे छोटे छोटे कंटुटे मिल जाएंगे, जमहूरी कंटुटे। सूबों से शुरू करो। अगर तुम्हें वाकई चाहिए इस मुल्क की या इस मुल्क के अवाम की बेहतरी चाहिए तो होश करो। ये इस तरह नहीं होना बल्दियाती निज़ाम भी इररेलेवेंट होगा, बिल्कुल इररेलेवेंट होगा। और मुझे बात बताएं यार, यहाँ हर जगह एक फनियर बैठा है, पूरे सूबे पे राजवाड़े का एक राजा है, महाराजा है। उत्थे बल्दियाती निज़ाम भी किन्ना का मतलब की तोप चला लेगा।
लुट मार दायक नमा हो जाएगा, कोई शोनत गुलामा च इजाफा हो जाएगा। छो, ढंग का काम करो अगर करना है। बल्दियाती निज़ाम भी अवाम दोस्त नहीं हो सकता। ये नहीं कि वो बुरे हैं, उनकी तरबियत भी नहीं है, आगा पीछा भी कोई नहीं है। ऊपर फनियर बैठा है, थले के चुबा। तो यार ये पता नहीं है, हमारा हुक्मरान तबका पता नहीं ज़हनी तौर पे कितना मफलूज है या बहुत ही चालाक, मसरूफ बहुत ज़्यादा है और बहुत से अहम काम है। इस तरफ भी तवज्जो करने की कोशिश में इफ्तिखार साहब, पीपल्स पार्टी फ़ाल बल्दियाती निज़ाम देने को तैयार नहीं है और ख़ुद वो बात करते हैं अवामी सतह पर इख्तियारात होने चाहिए और मांगते हैं और फिर कहते हैं वफाक से हम सूबे तक लाए हैं। निचली सतह तक इख्तियार देने में डर काहे को है? क्या वाकई से जमहूरियत कहा जाए या फिर इख्तियार पर कब्जे की ख्वाहिश है? सिर्फ देखें, जो MKM ने जो बात की है, मैं उसको पंजाब असेंबली की करारदाद के साथ मिला के पढ़ता हूँ। अच्छा। और जो बात बताई है हमारे दोस्त जगम ने 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ इंडिया, ये है वो असल रास्ता। इन तीनों चीज़ों पे जाना होगा। और जो मेरा दोस्त कह रहा है कि कन टुटे पैदा होंगे सब कुछ, ये कन टुटे वगैरह को ख़त्म करने के लिए सूबों को की जो डिवीज़न है इंतज़ामी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न करनी पड़ेगी और इसके साथ ये तमाम अख्तियारात लोकल बॉडीज़ को देने पड़ेंगे, फिर निज़ाम चल भी सकता है। और मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की फेडरेशन को बचाने के लिए मैं 20वें मरतबा कह चुका हूं कि ये निज़ाम लाना लाजमी है ताकि लाखों स्टेक होल्डर नए पैदा हों और वो ओन करें अपनी इलाके को भी और फिर पैसे भी उनको दिए जाएं। NFC से सूबे में आए, सूबे से डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट से तहसील में आए और हर डिस्ट्रिक्ट को केपेबल किया जाए कि वो खुद से पैदा करे, खुद से पैदा करे। और फिर ये है कि मैं आप मान जाए मेरी बात, जिनको हम कन टुटे कहते हैं, ये कन टुटे भी अपने इलाके में वो फैसले करेंगे जो आवाम के फैसले होंगे। हर फैसला वो नहीं होगा जो एक बड़ी जगह से आएगा। तो आई सपोर्ट MQM का जो बात है विद पंजाब। पीपल्स पार्टी क्यों सपोर्ट नहीं कर रही ना? सवाल तो ये है, वो क्या चाहती है? शायद इसलिए सपोर्ट नहीं कर रही कि वो ताकत को नहीं छोड़ना चाहती, वो नहीं चाहती कि तकसीम हो। मसलन इलेक्शन होते हैं और कराची, मतलब अभी हसन साहब ने बताया केक तकसीम करके खाने हो। बिल्कुल प्यारी बात की है हसन, ऐसी सी तो प्यारी बात है। क्यों नहीं समझ रही कि डेवोल्यूशन होनी चाहिए? नहीं, वो सब समझते हैं। वो समझते हैं तो वो कह रहे हैं ना। लेकिन वो धमकी दे रहे हैं। और देखें, एक मुश्किल आएगी 28वीं तरमीम में। मुमकिन है ये चीज़ एजेंडे में शामिल हो और मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी इस पे बहुत हीलो हुज्जत करे, फिर तो ये बात क्लियर हो जाएगी। मैं बिल्कुल पंजाब असेंबली की जो करारदाद है उसकी हमायत करता हूँ, जिसमें कहा गया है कि आईनी तौर पे अख्तियारात का फैसला कर लिया जाए जैसा कि हिंदुस्तान में हुआ है। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।